जितने भी छात्र मेरे चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, जो लोग यहाँ पर आईटीआई की तैयारी करें या जो लोग किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करें, सबसे रिक्वेस्ट होगा कि आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो जानकारी मैं लेके आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत जानकारी लेके आया हूँ, जो कि बार बार क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं परीक्षाओं में। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि लक्ष्य निम्न में से किसकी इकाई है। जो लक्ष्य है वो किसकी इकाई होती है, तो ये प्रदीप्ति की इकाई होती है, जो कि ऑप्शन में आपका डी दिया गया है। मतलब कि लक्ष्य जो होता है ये प्रदीप्ति की इकाई होती है और किसी सतह के जो प्रति वर्ग मीटर होता है उसमें प्राप्त होने वाला जो ज्योति फ्लक्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रदीपन या प्रदीप्ति कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। डी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि आर्क समाप्ति के उच्च प्रतिरोध इंटरप्शन की विधि नहीं है। जिसमें यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन विस्फोट जो प्रभाव होता है ये आपका इंटरप्शन की विधि नहीं होता है। बाकी आर्क लंबा करना और आर्क बाधित या आर्क का विभाजन करना ये जो आते हैं आपके, ये आपका इंटरप्शन की विधि के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। और हम कह भी सकते हैं कि विस्फोट प्रभाव जो होता है आर्क समाप्ति के उच्च प्रतिरोध और विस्फोट की विधि नहीं है। और विस्फोट वायु जो आपका विस्फोट परिपथ होता है उसमें वियोजक में आर्क को वायु के उच्च दाब पर अर्थात 8.5 से आपका 17.5 किग्रा प्रति सेंटीमीटर क्यू से समाप्त करने की विधि होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ए ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि वेल्डिंग सेट में किस प्रकार के परिणामित अर्थात ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है। जो वेल्डिंग करने वाला उपकरण होता है उसमें पूछ रहा है कि किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, वेल्डिंग सेट में जो आपका प्रयोग किया जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर अर्थात जिसको हम अपचयी ट्रांसफार्मर के नाम से भी जानते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो हमारा दिया गया क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, तो बी ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। और यदि आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि प्रदीप्तशील अर्थात फ्लूरेसेंट ट्यूब परिपथ में चोक का कार्य प्राथमिक रूप से क्या है, मतलब इसका जो प्रयोग होता है ये किस लिए किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो प्रदीप्तिशील लेता है जिसको हम फ्लूरेसेंट के भी नाम से जानते हैं, ये आपको क्या होता है, ट्यूब परिपथ में जो चोक होता है उसका कार्य प्राथमिक रूप से जो निष्करण होता है जिसको हम डिस्चार्ज बोलते हैं उसको प्रारंभ करने के ये सहायक होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट दिया गया, जैसे कि आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि प्रदीप्तिशील ट्यूब में चोक का प्रयोजन क्या है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, वोल्टेज को क्षणिक बढ़ाने के लिए फ्लूरेसेंट ट्यूब में चोक का प्रयोजन किया जाता है और इसी को यहाँ पर कह रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा सही हो जाता है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि आर के पास कौन सा अभिलक्षण होता है। देखिए दोस्तों, आर के पास जो अभिलक्षण होता है इसमें आपसे पूछ रहा है, तो आर के पास ऋणात्मक प्रतिरोध अभिलक्षण होता है और प्रतिरोध का जो मान होता है उसके बढ़ाने पर क्या होता है, जो धारा का मान होता है घट जाता है। मतलब कि यदि हम आर ए का मान यदि बढ़ाते हैं तो क्या होगा, उस समय हमारा धारा का मान क्या होगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है, ऋणात्मक प्रतिरोध। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, सभी लोग मिला लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि किस शक्ति गुणांक के लिए पुनः स्थान वोल्टता अधिकतम होगी, 0 या 0.5 या 0.707 या 1। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए अर्थात 0 सही हो जाता है, क्योंकि 0 शक्ति गुणांक के लिए पुनरुत्थान वोल्टता अधिकतम होती है और वो जो वोल्टता जो सामान्य रूप से आवृत्ति जो कि 50 हर्ट्ज पर अंतिम जो आर्क होता है वो आपका विद्युत होने के बाद परिपथ वियोजन के संपर्क में दिखाई देता है। तो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे, सभी लोग मिला लीजिएगा। और जिस स्टूडेंट को कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। आइए
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है यूपीएफ वाला घरेलू भार किस में होता है। यूपीएफ वाला जो घरेलू भाग होता है वो किस में होता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप यूपीएफ का पूरा नाम जान लीजिए। इसका पूरा नाम होता है यूनिटी पावर फैक्टर, और ये जो आपका यूपीएफ होता है ये एक घरेलू भार जो फिलामेंट लैंप होता है उसका होता है। और यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि फिलामेंट लैंप के अंतर्गत आता है। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हम करेक्ट आंसर मारेंगे। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि दाह कर्म के लिए भट्टी में किस प्रकार का तापन प्रयुक्त होता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो भट्टी में प्रयोग किया जाता है वो हम प्रतिरोध तापन प्रयोग करते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि दाह कर्म के लिए भट्टी में प्रतिरोध तापन अर्थात रेजिस्टेंस हीटिंग प्रयोग किया जाता है, जो कि जूल के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। सभी लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि चौद किस कारण उत्पन्न होता है। जो चौद होता है, आपने नाम सुना होगा चौद का, ये किस कारण उत्पन्न होता है। तो ये जो उत्पन्न होता है दृष्टि से अत्यधिक जो प्रकाश तीव्रता पड़ती है जब आंख पे, उसके कारण भी उत्पन्न होता है, या अत्यधिक जो ज्योतिमृता के कारण भी होता है। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हम मारेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर की ए व बी जो दिया गया ए और बी, यहाँ पर दोनों ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि प्रेरण सापन के मामले में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक होता है। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दिएंगे, जैसे कि बोलता है आवृत्ति, धारा, और यहाँ पर आपका उपयुक्त सभी दिया गया है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्व की बात किया जा रहा है अधिकतम, तो वो आपका होता है आवृत्ति की, क्योंकि जो प्रेरण तापन होता है उसके मामले में जो फ्रिक्वेंसी होती है जिसको हम आवृत्ति बोलते हैं, उसका महत्व जो होता है अधिक होता है। और यदि आपसे पूछते हैं कि क्यों इसका महत्व अधिक होता है, तो इसका आप रीजन भी बता सकते हैं। क्या? क्योंकि जब किसी कुंडली में एसी धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें परिवर्तनशील जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उत्पन्न होता है, जो कि अपने चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र में स्थित किसी अन्य कुंडली में क्या होता है, पारस्परिक विद्युत वाहक बल प्रेरित कर देता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि सोडियम वाष्प विसर्जन लैंप द्वारा दी जाने वाली रोशनी का रंग कैसा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, सोडियम वाष्प विसर्जन लैंप, ठीक है, सोडियम आपका वेपर जो डिस्चार्ज लैंप होता है उसके द्वारा दी जाने वाली जो रोशनी का रंग होता है पीला होता है। अब इसमें जो हमारा पीला दिया गया है ऑप्शन में, यहाँ पर सी दिया गया है, जैसे देख सकते हैं आप। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि प्रदीप्ति नली वाले परिपथ में उच्च वोल्टता प्रकोष्ठन किससे उत्पन्न होता है, तापक से या इलेक्ट्रोड से या प्रवर्तक से, या नीचे आपको देखने को मिल जाता है चोक। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है, जिसको हम चोक बोलते हैं। क्योंकि दोस्तों चोक कहने का यहाँ पर इसलिए सही है क्योंकि प्रदीप्ति जो नली होते हैं, जो प्रदीप्ति नली वाले जो परिपथ होते हैं उसमें वोल्टता प्रतिकर्षण चोक के से उत्पन्न होता है। और ट्यूब जो लैब परिवर्तनशील होता है वो आपका क्या होता है, ये आपका सेल्फ स्टार्टर नहीं होता है, इसलिए उसको प्रकाशित करने के लिए चोक की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन के अनुसार मारेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि प्रतिरोध वेल्डन प्रक्रिया के लिए जरूरत होती है, किस चीज़ की जरूरत होती है, न्यून वोल्टता पर एसी धारा के उच्च मान की, या अदर यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि लंबा यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप इसको वीडियो को स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाता है कि न्यून वोल्टता पर एसी धारा के उच्च मान की। क्योंकि दोस्तों प्रतिरोध जो वेल्डन प्रक्रिया अर्थात रेजिस्टेंस जो वेल्डिंग प्रोसेस है, इसके लिए न्यून वोल्टता अर्थात लो वोल्टेज पर एसी धारा के उच्च मान की जरूरत पड़ती है। अब इसमें जो हमारा सही दिया गया ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, तो हम क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। सभी लोग मिला लीजिएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि किस प्रकार की वेल्डिंग में यांत्रिक दाब अर्थात सामर्थ्य की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि प्रतिरोध वेल्डिंग में, या आर्क वेल्डिंग में, या प्रतिरोध एवं आर्क वेल्डिंग दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, प्रतिरोध वेल्डिंग में यांत्रिक दाब की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आर्क वेल्डिंग में दाब की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ए ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि वेल्डिंग
ट्रांसफार्मर का उपयोग करने वाले लोड का शक्ति गुणांक अर्थात जिसको पावर फैक्टर बोला जाता है, यह आपका किस पर सबसे अधिक निर्भर करता है। तो ये जो निर्भर की बात किया जा रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा जो निर्भर करते हैं वो प्रतिरोध वेल्डिंग पे ही करता है, क्योंकि प्रतिरोध वेल्डिंग में यांत्रिक दाब की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आर्क वेल्डिंग में यांत्रिक दाब की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए क्वेश्चन के अनुसार हम मारेंगे यहाँ पर जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट हो जाता है आर्क लंबाई की, या इसे यहाँ पर पूछ रहा है कि कितनी की पड़ती है, मतलब कि कितने वोल्टेज की यदि आवश्यकता पड़ती है, तो अभी हम यहाँ पर करेक्ट आंसर मारेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर जो सही हो जाता है ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि आर्गन आर्क वेल्डिंग में आर्गन का प्रयोग करने का उद्देश्य क्या है, मतलब कि आर्गन का वेल्डिंग में जो आर्गन वेल्डिंग होता है उसमें इसमें का प्रयोग करने का मतलब क्या है। तो देखिए दोस्तों, आर्गन जो आर्क वेल्डिंग होता है उसमें आर्गन का प्रयोग करने का उद्देश्य ये है कि इसमें सभी जो यहाँ पर दिया गया इसका जो जैसे कि वायु ऑक्सीजन से संपर्क में धातु के आने वाले ऑक्सीकरण को रोकता है, या इसका बहुत सारे यहाँ पर लाभ भी होता है। तो इसी कारण ये क्या होता है, इसका उद्देश्य यही होता है। तो यहाँ पर आप सारे ऑप्शनों को पढ़ लीजिएगा, इसमें से आपका सारे ऑप्शन सही है, इसलिए यहां पर मारेंगे क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि विद्युत स्पर्शघात अर्थात शॉक जो लगता है, जिसको शॉक बोला जाता है, उसका अधिकतम खतरा कब होता है, वेल्डिंग से पहले या वेल्डिंग के दौरान या वेल्डिंग के इलेक्ट्रोड डालने के दौरान या वेल्डिंग पश्चात, मतलब किस समय सबसे ज्यादा खतरा होता है। तो देखिए दोस्तों, विद्युत जो स्पर्शघात है जिसको हम इलेक्ट्रिक शॉक के नाम से जानते हैं, उसका जो अधिकतम जो खतरा होता है वो होल्डर में इलेक्ट्रोड डालने के दौरान होता है, क्योंकि वेल्डिंग में धारा का जो मान होता है वो अधिक होता है, जिससे इलेक्ट्रोड के संपर्क में मनुष्य के आने पर मनुष्य क्या होता है, मनुष्य को तेजी से झटका लगता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, शॉक बोलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग नोट कर लीजिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि वेल्डिंग परिपथ में शक्ति समाशोधन के लिए संधारित्र सामान्यतः खाली स्थान से जोड़ा जाता है, मतलब ये किससे जोड़ा जाता है। तो देखिए दोस्तों, वेल्डिंग परिपथ में शक्ति जो संशोधन होता है इसके लिए संधारित्र अर्थात कैपेसिटर जो होता है उसके लिए वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के प्राथमिक सिरे के आर पर लगाया जाता है। अभी यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि क्यों लगाया जाता है, तो इसका भी रीजन है, क्योंकि वेल्डिंग में जो होता है 0 क्या होता है 0.35 पश्चगामी शक्ति गुणांक पर कार्य करता है, और संधारित्र प्रयोग करने से शक्ति जो गुणांक होता है वो बढ़ जाता है, और इसमें कितना होता है, ये आपका 0.6 से आपका 0.8 क्या हो जाता है, पश्चगामी हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर मारेंगे जो मैच कर रहा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और इसका पीडीएफ का लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप पीडीएफ भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।